potentiometer in the last class. My potentiometer we were doing की जरूरत नहीं है. In the last class we were studying about the potentiometer, and potentiometer we have studied what is potentiometer. It is a device which is used to measure the potential difference. हमने बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करना है, ये हमने देखा था. दो सेल्स कि अगर ईएमएफ को अगर हमें कंपेयर करना हो, फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. एंड थर्ड एप्लीकेशन हमने देखी थी टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल. हमें अगर कोई सेल गिवन है उसका ईएमएफ एप्सिलॉन अगर वो फाइंड आउट करना हो तो वो भी हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये हमने देखा था. देन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या था? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ, या वी कैन से एनी टू पॉइंट्स. और वो दो पॉइंट्स हम कहाँ पे लेंगे? यूजिंग द जोकी. ठीक है, उस लेंथ पे लेंगे. तो वायर्स हमने ऐसे की थी ना, दो एंड्स के बीच में टाई की थी, यहाँ पे ए से बी तक. तो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ लेंथ आप यू बोल सकते हो, एंड दैट पोर्शन ऑफ लेंथ ऑब्वियसली एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, कोई भी पोर्शन आप लो, लेंथ का कोई भी पोर्शन लोगे वायर का, तो पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential, directly proportional to the length of that portion of wire. That means V is directly proportional to L. ये हमने किया था. प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे, यहाँ से आपके पास आएगा KL. K is a constant, that is its value is given as V over L. That means potential drop. Good morning. पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. ये बीच में गुड मॉर्निंग बोलने वाला कौन आया लास्ट में? और इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट. ये हमने स्टडी कर लिया था. ठीक है बेटा, अब स्टडी करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन. अमन आपको समझ आ रहा है? आई नो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम. कुछ प्रॉब्लम हो तो बेटा बता दिया करो. ठीक है कि मैम ये समझ नहीं आया, यहाँ से थोड़ा रिपीट करा दीजिए, ये पोर्शन फिर से क्लियर कर दीजिए. तो आपको बोलना पड़ेगा. ठीक है, ये अभी रचना के नाम से किस कौन आए हैं? अच्छा अच्छा, चंचल. ओके. नेक्स्ट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर. हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने वाले हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो किसकी हेल्प से? पोटेंशियोमीटर की हेल्प से. ठीक है, वो हम देखेंगे. हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट व्हाई वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर वो हम देखेंगे लास्ट में. तो पोटेंशियोमीटर का जो वोल्टमीटर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाई वी हैव यूज्ड पोटेंशियोमीटर इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखिए जो डायग्राम होगा वो सेम वही डायग्राम होगा जो हमने पोटेंशियोमीटर का बनाया था, बस थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे चेंज क्या है? ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी. ठीक है, इनके बीच में सेम वही आपने देखा था ना, मैंने लिखा था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ लेंथ. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वायर स्ट्रेच की हुई है. ठीक है, और ए से बीच के बीच में आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर में हम क्या लगाते हैं? बहुत सारी वायर्स लगाते हैं. ठीक है, ईच ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 मीटर. तो ए से बी के बीच में आपने क्या कर रखा है? वायर्स को स्ट्रेच किया हुआ है ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपने एक स्केल लगाया हुआ है फॉर द मेजरमेंट. ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप जोकी टैप करोगे स्लाइड करके और वहां पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता है, इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ कितनी है. तो फॉर द मेजरमेंट यहाँ पे हमने एक स्केल लगाया हुआ है. ठीक है, अब देखिए
ए एंड ए और बी यहाँ पे आपके मेटालिक कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक वहां पे भी वही लगाया था, याद है ना, वो ऑक्सिलरी सर्किट जो हमने बनाया था। यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा रखी है ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन, और या ई बोल सकते हो। एक एमीटर लगाया हुआ है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल ही होगा, तो दिस इज एमीटर, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। दिस इज द लास्ट लेक्चर बेटा इस यूनिट का। ये आपने क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप क्या करोगे, आपको पता है, आप कोई भी वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस की इस सर्किट के अंदर इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पे आपके पास एक की है, इस की को शुरू में क्या रखना पड़ेगा, जब करंट तभी फ्लो करेगा जब यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, ठीक है। तुम शुरू से ही करके चल रहे। एंड दिस, एंड देखिए बैटरी का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ए से, ठीक है। सेकेंड टर्मिनल थ्रू द एमीटर रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ वन वे की किससे कनेक्टेड है, इस सेकेंड वाले पॉइंट से, बी से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ए और बी पॉइंट्स है, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R1, और इसी रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे आपने एक सेल लगा रखा है जिसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 1। यहाँ पे एक दूसरी की है K1, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट है D, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हुए, और गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट कर रखा है, जोकी से, ठीक है बेटा। ये है इसका डायग्राम। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ तक ये डायग्राम हमने स्टडी किया था, ठीक है, जो ऑक्सिलरी सर्किट था हमारा उसमें सेम यही डायग्राम था। अब यहाँ पे किया क्या है, हमने एक बैटरी ली है जिसकी ईएमएफ है ई, उसको कनेक्ट किया हुआ है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए और बी के बीच में आपने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगाया है, एक एमीटर लगाया हुआ है। सुधा, ये किसका माइक ऑन था बेटा, माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है। आपने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है R1 जो कि कनेक्टेड है किसके बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में ही कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। इसका जो दूसरे वाला टर्मिनल है वो बी से कैसे कनेक्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू और जोकी के थ्रू, जो कि इस वायर पे स्लाइड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन नल मिलेगा। तो वो सब हमें देखना है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें पोटेंशियोमीटर पता है, पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या है। वर्किंग कुछ नहीं है, पहले इसको क्लोज कर देंगे, की को, ठीक है, की को क्लोज कर देंगे, एक सुटेबल रेजिस्टेंस लगा देंगे सर्किट के अंदर, यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से सपोज 2 ओम 3 ओम कुछ भी आप चलो लगाना चाहो, ठीक है, जिसके अक्रॉस हमें निल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अभी जो आए हैं अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें। आपने क्या किया, इसको क्लोज किया तो सर्किट में से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। देन आपने क्या किया, K1 को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। K1 को क्लोज करने से क्या होगा, इस R1 के थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा और आपको पता है सपोज इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस सपोज I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, ठीक है। तो मतलब जब इस रेजिस्टेंस में से इस K1 को आप क्लोज कर रहे हो की को, तो इस R1 रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो जब इस रेजिस्टेंस में से R1 रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा इस R1 के अक्रॉस, कितना, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब इसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो होगा, अब देखिए वो क्या होगा। अब आप क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस के एक एंड को आपने कनेक्ट किया हुआ है ए टर्मिनल से, इससे, और दूसरे एंड को एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और गैल्वेनोमीटर से आपने क्या कनेक्ट की हुई है, एक जोकी कनेक्ट की हुई है। जब आप उस जोकी को इस वायर के ऊपर क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे आपको गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा 0, मतलब वहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ना तो आपका गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा पॉइंट होगा फॉर द नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं ये पोजीशन हमें कहाँ पे मिली, ये इस पोजीशन पे मिली, जे पे। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इस पॉइंट पे जे मिल गया, जे मतलब वो लेंथ जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो ए से जे तक की जो लेंथ है, इसको हमने कितना मान लिया, L, क्लियर है, ठीक है।
ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, कि इस लेंथ पे हमें जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इस डिफ्लेक्शन 0 मिलने का मतलब क्या है, दिस वुड हैपन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, अब समझिए ये तब होगा जब इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, इस A और J लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में आपको J पे या किसी कोई एक ऐसी लेंथ मिलेगी जहां पे आपको डिफ्लेक्शन क्या मिल जाएगा, 0। फिर से समझिए मैं क्या कह रही हूँ, जब R1 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सपोज I ही करंट फ्लो कर रहा है, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I इंटू R1, ठीक है। और ये नल डिफ्लेक्शन आपको उसी पॉइंट पे मिलेगा, सपोज यहाँ पे मिल गया इस लेंथ के ऊपर, तो इसका मतलब है अब इस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। उसी पॉइंट पे जब तक इक्वल नहीं होगा आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है समझ जाइए उतनी लेंथ के अक्रॉस, क्योंकि उस लेंथ में से भी करंट फ्लो कर रहा है, और आपको पता है ये जो वायर है ना, जो 1 मीटर की जो वायर ली है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसमें से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसी पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। और यू कैन से कि डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ आई, यहाँ पे इस R1 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये समझ लीजिए अब किसके इक्वल है, AJ लेंथ की जो वायर है उसके अक्रॉस। क्लियर तमन्ना, श्रुति, प्रियंका, अनु, तन्नू, आसु चंचल भी है क्लास में, क्लियर है बेटा। अब देखिए हमें पता है जो लेंथ है, कंप्लीट लेंथ वो कितनी है, अगर उसको हम मान लें कि कंप्लीट लेंथ कितनी है हमारे पास, L, मतलब जो आपके पास 1 मीटर की जो लेंथ है उसको हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल L कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है किसका, इस वायर का, ठीक है। तो जो R के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है। तो कहना है इसे V की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल होगी KL के, ठीक है। V की वैल्यू क्या होती है, V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड V इज इक्वल टू K इंटू L। ये मैं लिख सकती हूँ, ये हम लिख सकते हैं ना कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके इक्वल होगा, जितना इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके इक्वल। तो ये हमें पता है कि V पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब देखिए अगर R रेजिस्टेंस है किसका, इस वायर का, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, तो उस केस में जो करंट फ्लो करेगा इस वायर से AB, सपोज AB वायर हमने A और B के बीच में टाई कर रखी है, तो जो करंट होगा वो क्या होता है, करंट होता है V बाई R। तो मतलब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके अक्रॉस, यही होगा, इसका जो EMF होगा जो बैटरी है उसका वही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन। और R कितना है बेटा, R रहेगा आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने एक रेजिस्टेंस लगाया है वो, प्लस में इस सेल का, सॉरी इस जो वायर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब R प्लस R। ये चीज सबको समझ आई। तो ये क्या है, करंट फ्लो कर रहा है I किसके थ्रू, पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू, जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, EMF ओवर R प्लस R। R प्लस R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये चीज क्लियर है। अब देखो बेटा पोटेंशियोमीटर वायर जो है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा V इज इक्वल टू I इंटू R। सपोज इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो पोटेंशियल ड्रॉप है इस वायर के अक्रॉस, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, वो कितना होगा, यही होगा। इसमें I की वैल्यू जो करंट फ्लो कर रहा है इस पोटेंशियोमीटर वायर में से वो ये फ्लो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। तो V कितना होगा, ये होगा एप्सिलॉन R प्लस R इंटू क्या आ गया है आपके पास, इंटरनल रेजिस्टेंस R। देखिए V की वैल्यू आपने निकाल ली। अब यहाँ से देखिए अगर आपने V की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ से आपके पास इससे फर्स्ट वाले इक्वेशन से जो K की वैल्यू आएगी, वो K की वैल्यू क्या होगी, V ओवर लेंथ, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, या तो सिंपली इस V की वैल्यू को पुट कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा रब कर लेते हैं एक बार यहाँ से, ये अभी हटा दूं यहाँ से,
यहाँ से हमने V इज इक्वल टू आई आर और उसकी वैल्यू निकाल ली है कितनी, एप्सिलॉन R प्लस आर इंटू आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास क्या है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यही है बेटा। के की वैल्यू, अगर आपके पास के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, V पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, उसकी कंप्लीट लेंथ अगर L है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस K की वैल्यू निकालनी है। V आपके पास आ गया है, ठीक है। L क्या है आपके पास, जो कंप्लीट लेंथ है वो, तो V की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R प्लस आर, न्यूमरेटर में क्या है स्मॉल r, और ये क्या आ गया है L। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, K होगा क्या, V बाय, यहाँ से अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा, के एल, हमने K की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई है, V बाई एल, ये K। अब ये K आप कहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस हो गया। देखिए जब आप खुद से करेंगे तो इतना कंफ्यूजन नहीं लगेगा। V इज इक्वल टू K की वैल्यू आपके पास क्या आई, एप्सिलॉन R प्लस आर, ठीक है, R L, और ये सॉरी ये कंप्लीट लेंथ है, और ये वो पोर्शन ऑफ लेंथ है जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल मिला था, किसके, कितना, R1 रेजिस्टेंस के था। तो ये आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है। ठीक है बेटा, यही हमें निकालना था, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। किया क्या हमने, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, हम चले थे कहां से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ एनी पोर्शन ऑफ वायर। यहाँ से हमने देखा कि जो V है वो किसके इक्वल है, के एल के इक्वल है। ठीक है, फिर हम चले कि आपके पास जो पोटेंशियोमीटर वायर थी उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा उस वायर का, वो होगा V इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू पुट कर दी, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली के, ठीक है, वो हमने क्या किया, फिर वहां से किसकी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे के की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी है, जो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स। क्लियर बेटा, काफी डीप में चले गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड एप्लीकेशन, कंपेयरिंग ऑफ EMFs of two cells using potentiometer। कि आप क्या कर रहे हो, आपने एक पोटेंशियोमीटर ले रखा है और दो सेल्स के पोटेंशियो उसके ईएमएफ को आप क्या करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो। अगेन जो डायग्राम होगा वो मैंने रब कर दिया, कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ये आपने एक बैटरी लगा रखी है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, यहाँ से आपने एक एमीटर लगा रखा है, सपोज एमीटर A1 है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से आपने क्या लगा रखा है, एक रियोस्टेट लगा रखा है। रियोस्टेट की आपको पता है क्यों यूज करते हैं, यहाँ से आपने की लगाई, की को क्लोज ही करके चल रही हूँ मैं, दिस इज के, और ये जो है ये ए से कनेक्ट होगा, और ये एंड होगा वो किससे कनेक्ट होगा, बी से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में आपने वायर को एक स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए आपने यहाँ पे 1 मीटर स्केल लगाया हुआ है, ये स्केल है आपका। अब हम क्या कर रहे हैं, दो सेल्स लेंगे, ठीक है, और दोनों ही सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, ए से। देखिए कैसे, ऐसे, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। ठीक है, इनके ईएमएफ को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। सपोज इसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 1, इसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 2। अब देखने वाली बात ये है कि जो दोनों सेल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द सेल्स इज कनेक्टेड टू ए, और ए किससे कनेक्ट है, इस जो बैटरी आपने लगाई है, जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है इस सेल में, उसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो टर्मिनल है इसका, सपोज ये है 1, नेगेटिव टर्मिनल की बात कर रही हूँ, ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो है बी, और यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल हम ले रहे हैं 3। ठीक है, जिसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, और आपको पता है गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे कनेक्ट होता है बेटा, जोकी से कनेक्ट होता है। ठीक है,
तो मान लेते हैं ये हमने जोकी से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये सारा चीज आपको समझ आ गई, हमने जो भी किया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें इस सेल का ईएमएफ निकालना है फर्स्ट वाले का, समझिए जब हमें फर्स्ट वाले सेल को क्या करना है, सर्किट के अंदर लेना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो इसका सेकंड टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अब सर्किट में कौन सा सेल है, E1 है, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन 1। समझ रहे हो, जब हमें सेकंड सेल को सर्किट के अंदर लेना है और उसका ईएमएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, B से C को कनेक्ट कर देंगे। उस टाइम A वाला क्या रहेगा, अनकनेक्टेड रहेगा, ओपन रहेगा। बात समझ आ गई, हमने ऐसा अरेंजमेंट क्यों लिया। हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब हमें फर्स्ट वाले सेल को सर्किट के अंदर लेना है, तो उस टाइम क्या करेंगे, इस कॉमन टर्मिनल जो कि 3 है, ठीक है, एक टर्मिनल है, उससे हम किसको कनेक्ट करेंगे, अगर फर्स्ट वाले को कनेक्ट कर देंगे तो फर्स्ट वाला सर्किट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम फिर उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं। ये देखेंगे कि फर्स्ट वाले को जब कनेक्ट कर दिया, जोकी को क्या करेंगे, इसके ऊपर स्लाइड करेंगे और जहां पे भी हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा वो लेंथ हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हमें सेकंड के लिए करना होगा तो ये ओपन रहेगा, जैसे ये देखिए ये पोजीशन। अब फर्स्ट सेकंड वाला क्या है, ओपन है, मतलब ये सर्किट के अंदर कनेक्टेड नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार सेकंड वाले को कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट वाला क्या रहेगा, ओपन रहेगा, मतलब फर्स्ट वाला सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, कुछ ऐसे। ठीक है, फिर हम अगेन क्या लेंगे, जोकी को अगेन स्लाइड करेंगे, सपोज कोई पोजीशन आ गई, उसको हम क्या कर देंगे, उसको मार्क कर लेंगे और एक जो है दूसरी लेंथ हमें मिल जाएगी। फर्स्ट वाले के लिए अलग लेंथ मिलेगी, सेकंड वाले के लिए अलग लेंथ मिलेगी। ये चीज क्लियर है, हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो समझ आया, क्या कर रहे हैं, ये दो सेल्स और इनका कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, वो क्लियर है ना बेटा। तो देखिए ये आपके पास सेकंड टर्मिनल है और ये गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल है, इसको हमने दिया है 3 नाम। क्या बात है, किसी का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, नोबडी इज मैसेजिंग, मतलब बहुत कंसंट्रेशन में खोए हुए हो क्या। तो देखो हमने क्या किया, देयर नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू, नेगेटिव टर्मिनल्स कहाँ पे है, एक का नेगेटिव टर्मिनल 1 है, एक का नेगेटिव टर्मिनल क्या है, 2 है। इनको हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए शुरू में सपोज आपने क्या किया, आपने किया इस की को, के को यहाँ से क्लोज कर दिया, मतलब इस की को क्लोज कर दिया है यहाँ से। ठीक है, एक सुटेबल करंट आपने क्या कर लिया है, एक रियोस्टेट की हेल्प से कांस्टेंट करंट यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। अब क्या करेंगे, 1 और 3 में 1 और 3 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो दैट जो ईएमएफ है सेल फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 सर्किट के अंदर आ जाए। ये हमने किया। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल फर्स्ट सेल, मतलब जो कि 1 है, उसको हमने 3 के साथ कनेक्ट कर दिया है। नाउ योर सेल फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जोकी की पोजीशन को, जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, मतलब मूव ऑन कराएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रेस करते हुए, और प्रेस करते हुए हम क्या देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जहां पे भी हमें क्या दिखाएगा, नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर हमारा क्या आ जाए, 0 पे आ जाए गैल्वेनोमीटर का नीडल, तो वही हमारे लिए क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट होगा। जहां पे भी नल डिफ्लेक्शन, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल गया हमें नल डिफ्लेक्शन, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा है बेटा, ये J1 पॉइंट है। ठीक है, तो ए से जे की लेंथ को जो है उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपको ये लेंथ मिल गई है AJ1, जिसपे आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या मिला है, 0, मतलब इसका मतलब यहाँ पे अभी कोई भी करंट किसके अक्रॉस नहीं है, A एप्सिलॉन 1 और J1 के अक्रॉस। ठीक है, ये सर्किट में आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए एक सर्किट बन रही है, तो जहां पे भी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब उस केस में क्या होगा, A एप्सिलॉन 1 और J1 के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब ये वाला, ठीक है, वो इक्वल है किसके, जितना पॉजिटिव टर्मिनल का ईएमएफ है उतना ही इक्वल, वो ईएमएफ इक्वल होगा कितना, जितना यहाँ पे ए के अक्रॉस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है। ठीक है, इन द सेम वे जितना आपके पास नेगेटिव टर्मिनल पे ईएमएफ है, पोटेंशियल है, उतना ही इक्वल होगा इस जे पॉइंट पे, J1 पॉइंट पे। फिर से समझिए, जितना ईएमएफ या जितना पोटेंशियल, ईएमएफ तो नहीं कह सकते, पोटेंशियल कहेंगे, जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा। जितना पोटेंशियल इस लेंथ पे जहां पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिला, वहां पे जितना पोटेंशियल होगा
उतना ही पोटेंशियल होगा नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। उसी केस में ए एप्सिलॉन 1 और J1 मतलब इसमें से करंट क्या फ्लो करेगा, जीरो, या फिर आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, जीरो। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल है मतलब एप्सिलॉन 1 वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड J1, ठीक है। और वो कितना होगा, वो होगा KL1, या फिर आप ये बोल सकते हो एप्सिलॉन 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल जो लेंथ ऑफ द वायर जो आपको ये मिली, इतनी लेंथ को अगर हम क्या मान ले, अगर इसको हम L1 मान ले तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लेंथ के। तो यहाँ से एप्सिलॉन 1 किसके इक्वल हो जाएगा, KL1 के। ये चीज अगर ना समझ आई हो तो बता दीजिए। इन द सेम वे आप क्या करोगे, अब जो फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट किया था उसी तरीके से 2 को कनेक्ट करोगे, 2 को कनेक्ट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू, सपोज इसके लिए भी आपको कोई लेंथ मिलेगी, सपोज ये लेंथ आपको मिल गई यहाँ पे J2, ठीक है। और A से J2 तक की लेंथ को आप क्या लिख रहे हो, A J2 को आप क्या लिख रहे हो, L2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट को, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, सिंपली फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, सेकेंड से। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL1 ओवर KL2, ठीक है। K से K कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट सेल का ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी लेंथ आपके जिस लेंथ पे आपको क्या मिला है, नल डिफ्लेक्शन, या फिर गैल्वेनोमीटर ने आपको क्या दिखाया है, नो डिफ्लेक्शन। इसी तरीके से एप्सिलॉन 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास हो जाएगा L2 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो सेल्स के ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। तो ये थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो कुछ इसी तरीके से है, थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। फर्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आर ऑफ ए सेल, ठीक है, जिसका ईएमएफ हम ले लेते हैं ई है। ये आपके पास बैटरी कनेक्ट है, डायग्राम आपका सेम रहेगा। ये आपके पास एमीटर है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपके पास अगेन रियोस्टेट, ये आपने की लगाई है के, यहाँ से ये आपका कनेक्ट होगा ए से, ये आपका कनेक्ट होगा बी से। ए और बी के बीच में आपने वायर्स स्ट्रेच की हुई है ऑफ 1 मीटर लेंथ। दिस इज अ स्केल। ये आपके पास हो गया ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है, एक सेल लगाई हुई है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, सेल का ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन है। अब इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने क्या किया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। यहाँ पे दूसरी की है वन वे की K1, और इस K1 के रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, सेकंड किससे कनेक्टेड है, एक वन वे की के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। और सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए क्या किया है, जो की से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है कि जब आपने क्या किया है, के को क्लोज कर दिया है टू मेंटेन अ, और क्या किया, रियोस्टेट से कांस्टेंट करंट भी वहां पे मेंटेन करवा दिया है। अब क्या करोगे, पोजीशन जॉकी की पोजीशन को चेंज करोगे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, वो पोजीशन ढूंढोगे इस लेंथ के ऊपर जहां पे आपको क्या मिले, नल डिफ्लेक्शन मिले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो लेंथ आपको कहाँ मिल गई है, यहाँ पे मिल गई है, ये पॉइंट है आपका J1। तो देखिए जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली वो किसके इक्वल होगा, KL1 के, ये अभी हमने देखा था, ठीक है। अब K क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो भी आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रेजिस्टेंस अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं किया था हमने, ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है। अब हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या करेंगे, एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसको भी सेल के अंदर सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया है। अब एक रेजिस्टेंस को भी K1 को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अगेन वी विल फाइंड आउट द, क्या करेंगे, नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और सपोज हमें नल डिफ्लेक्शन मिल गया है इस लेंथ के ऊपर, ठीक है, J2 के अक्रॉस। तो इस लेंथ
ये देखिए एक पोर्शन ऑफ लेंथ मिल गया है हमें A से J2 तक, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको हम मान लेते हैं कि ये लेंथ कितनी है AJ2, वो कितनी है L2 है। तो इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा या पोटेंशियल ड्रॉप रहा होगा इस लेंथ के अक्रॉस। तो वो कितना है बेटा, वो मान लेते हैं कितना है V, और वो किसके इक्वल होगा, KL2 के इक्वल होगा। ये समझ आया। बस सिंपली क्या करना है, एप्सिलॉन को, इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास आया K, ये आपके पास रहेगा L1 और ये आपके पास रहेगा KL2, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस अब देखते हैं कैसे आया, क्योंकि अभी तक तो हमें कहीं स्मॉल r मिला नहीं है। देखिए ये तो क्लियर है आपको कि जहां पे भी आपको क्या मिले, एप्सिलॉन बाय v या E बाय v या EMF बाय पोटेंशियल ड्रॉप मिले, उसको आप किससे रिप्लेस करोगे, L1 बाय L2 से, ठीक है। इसका ये यूज है। अब आप देखिए, आपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है एक सेल का, जिसका ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है आर है, ठीक है। जब आपने एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसमें से निकाल के, रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल के, उस टाइम पे जो आर है उसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए मैं अब इसके ऊपर जाऊंगी नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है ये आपने पहले किया हुआ है। इसको हम क्या लिखेंगे, सेल का जो ईएमएफ है वो माइनस वी ओवर वी इंटू जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है वो आर, ये सबको पता है, ठीक है। v को अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाय v माइनस 1 और इंटू ये क्या आ गया r, ठीक है। और ये क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने बताया था जहाँ पे भी आपके पास एप्सिलॉन बाय v आएगा उसी को आप क्या पुट कर दोगे, L1 बाय L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए क्या आएगा, ये आपके पास आया L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू r, यही आपके पास फॉर्मूला है। और इसी के बेस पे आप क्या निकालोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे। तो L1 आपको पता है, नल डिफ्लेक्शन से आपको ये लेंथ मिल जाएगी। L2 आपको पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कौन सा रेजिस्टेंस आपने सर्किट के अंदर लगाया है वो भी आपको पता है, ठीक है। और आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो किसका, सेल का, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है E। ये चीज क्लियर है। तो ये हमारे पास चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आता है, सेंसिटिवनेस ऑफ सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, की पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि कब एक पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव बोल सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस, उसको भी हम किससे मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपके लास्ट में पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच में डिफरेंस गिवन है, उसको समझ लेना, ठीक है, एक बार अच्छे से। अब मुझे आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स कराने हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है, ओवर होता है। लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, आप सब लोग अपनी नोटबुक और पेन निकालें जल्दी जल्दी, और आंसर्स मुझे मिलने चाहिए साथ साथ, बिकॉज आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ गिवन है एप्सिलॉन, या ई लगा लीजिए, मैं इसको एप्सिलॉन बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एएमएफ गिवन है एक बैटरी का कितना, 10 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिवन है 3 ओम, अब मैं वही चीजें लिख रही हूँ, पूरे स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, इफ द करंट इन द सर्किट इज, आई बोल रहा है कि कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर। एक बैटरी है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, कोई रेजिस्टर हो सकता है R, उससे कनेक्ट कर दिया है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, सपोज आपने एक R रेजिस्टर कनेक्ट किया होगा, उसका रेजिस्टेंस बताना है आपको कितना है। आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है सर्किट का, जब आप सर्किट को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो। तो देखिए आप डायग्राम कैसे बनाओगे, सपोज ये आपने एक बैटरी लगाई है जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, चाहे तो आप यही बता लीजिए आर बना दीजिए, चाहो तो आप अलग से भी बना सकते हो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, या फिर ये बोल रहा है कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, सपोज ये किसी और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हो तो ये आपने बना दिया आर। यहाँ पे आपने एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, देखिए ये आर। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज कब होती है, जब सर्किट में से आप कुछ करंट ड्रॉ कर रहे हो, तो भी आपको बताना है कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, I इज इक्वल टू क्या होगा, हमने देखा था एप्सिलॉन R प्लस R,
यही था, ये आपको वैल्यू गिवन है कितनी 0.5, ये आपको गिवन है कितना 10, ये आपको नहीं पता है इसकी वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको निकालना है रजिस्टर का जो ये लगाया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 3। ऐसे सिंपली आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, आर की वैल्यू ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 0.5 आर प्लस ये 1.5 और ये कितना आ जाएगा 10। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 ओम। ठीक है, आर की वैल्यू निकाल ली, अब किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वेरी गुड, 17 आ गया है। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, अब आप निकालोगे v की वैल्यू, और v की वैल्यू कैसे निकालोगे वो मैंने आपको बताया था, एप्सिलॉन माइनस आई आर। ये फॉर्मूलाज के ऊपर ही न्यूमेरिकल आएंगे, इस याद रखिए इस यूनिट में से ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। आप निकाल सकते हो, ये आपको गिवन है 10, ये आपको गिवन है आई 0.5 और ये भी आपको गिवन है कितना है 3। ठीक है, निकाल लोगे 10 माइनस 1.5 0.5 8.5 वोल्ट। सेकंड न्यूमेरिकल लिखिए जल्दी से। देखिए आपके पास जो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वाले जो टॉपिक था वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ में रखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, नीट भी करना है, उसके बारे में भी देखना है, बट फिलहाल इसी के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास एट रूम टेम्परेचर, इसको मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, अगर नहीं किया है तो। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस of a heating element is 100 ohm। ठीक है, what is the temperature of the element, मतलब आप कोई टेम्परेचर निकालना है, what is the temperature of the element if the resistance is found to be, मतलब कोई एक टेम्परेचर बताना है कि वो टेम्परेचर कितना है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। ठीक है, और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, मतलब अल्फा की वैल्यू गिवन है कितनी 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ आ गया ना, अल्फा की वैल्यू गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो 100 ओम से कितने में पहुंच गया है, 11700 ओम पे पहुंच गया। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा, वो क्या लिखोगे, मान लेते हैं किसी टेम्परेचर टी के ऊपर ये टेम्परेचर कितना पहुंच गया है, ये हम यही लिखते थे ना, याद होगा ना, अल्फा की वैल्यू कैसे लिखते थे, आर टी माइनस आर नोट। तो आर नोट क्या होता था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर गिवन है 27 पे, तो आर 27 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखते थे आर नोट, आर नोट मतलब जो इनिशियल वैल्यू है, यहाँ पे आर 27 और इसको क्या लिखते थे, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है उसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर ये पहुंच गया है, ये जिस टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस ये पहुंच गया है, मतलब आर टी माइनस सॉरी टी टेम्परेचर लिख रहे हैं ना, टी माइनस एक टेम्परेचर तो गिवन ही है आपको कितना 27। ठीक है, आंसर निकाल दिया है अल्फा, हाँ ठीक है, इसको सोल्व करके बताओ जल्दी से, आंसर कितना आएगा, आर टी आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस तो आपको दे रखा है एट दिस टेम्परेचर कितना है 117 ओम, ये भी आपको दे रखा है, ये कितना है 27 डिग्री पे आपका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। ठीक है, तो ये भी 100 हमने लिख दिया है, ये आपको गिवन है। ठीक है, 27 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो ये भी आपको पता है। आपको क्या नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि जब रेजिस्टेंस कितना हो गया है 117 हो गया है उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, तो ये टी आपको नहीं पता है, और ये आपको पता ही है 27, और अल्फा की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सोल्व कर सकते हो 1000। हाँ टिंकू बोलो, एक डाउट था आपको, बताइए बेटा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस t माइनस 27 को यहाँ पे ले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो t माइनस 27 आ गया आपका सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बन गया, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 117 में से 100 माइनस करोगे दिस इज 17, ये आपके पास 100 है, और ये यहाँ पे क्या आ गया 1.70
ओके ठीक है बेटा, 10⁻⁻⁴। ये आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, सबको निकाल लेंगे, 27 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आप कर लोगे, ठीक है। आपने क्या किया है, एक वायर है, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, ये एक वायर है, आपका डाउट ये है, एक वायर है ऑफ लेंथ ए बी, सपोज उसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द डायमीटर ए बी। क्या बोल रहा है कि इस वायर को आपने एक सर्कल में फॉर्म कर दिया है, ठीक है, जब सर्कल में फॉर्म करोगे तो सपोज इसका डायमीटर है वो ये बन गया है, ठीक है बेटा। तो आपको बताना है कि दो एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है। तो जब आप इसको सर्किट इस सर्कल में बनाओगे, वैसे कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है एक वायर को जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, इसके जो दो एंड्स है डायमीटर के, उसके दो एंड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बताओगे तमन्ना। 4 ओम। कैसे, देखिए यहाँ पे जब आपने 8 ओम को किया, तो जब इस वायर को किया, वायर को जब सर्कल बना दिया है, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस इसके अपर हाफ में होगा और 4 ओम का रेजिस्टेंस इसके लोअर हाफ में होगा, ठीक है। और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल के अंदर हो जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। ओके आगे चलते हैं। वैसे अभी ये सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन था, सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, अगेन वही है आपके पास, जैसे एक सिल्वर वायर है, हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27। हाँ 2 में आएगा, 1/4 प्लस 1/4, ये लोग गलत निकाल रहे हैं। तो ये 4 आएगा, ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2/4। रेसिप्रोकल करोगे क्योंकि ये 1/r आया है, r लोगे तो कितना आएगा, 4/2। 2 आप लोगों ने आंसर, अच्छा 4 निकाला है क्या इन लड़कियों ने आंसर, रिंका, वर्षा, तन्नू, और भी था कोई 4 ओम वाला, तमन्ना। कैसे आएगा ए और बी के बीच में, बहनों क्या हो रहा है, 8 ओम को आपने डिवाइड कर दिया है 4 ओम और 4 ओम में। जब रेजिस्टेंस इस वायर से आप लोगों ने क्या बनाया है, सर्कल बना दिया है, तो 4 ओम मतलब जो 8 ओम था ना, उसका 4 ओम और 4 ओम में डिवाइड हो जाएगा, 4 ओम अपर हाफ में, 4 ओम लोअर हाफ में। और मान लो ऐसे आपने ये बना दिया, ठीक है, ए बी वायर हो गई है, चाहे आप ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो वो तो, ठीक है। तो ये दोनों अब किस में आ गए हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे तो ऐसे निकालोगे। क्लियर है टिंकू अब, भाई 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में आ गए हैं, तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 2, 2/4। अब आपको रेजिस्टेंस चाहिए ना, 1/r तो नहीं चाहिए ना, r चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दो, 2/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो 4/2। ये समझ आया रिंका, तन्नू, हेमलता, 2 में आएगा, समझ आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ये। क्वेश्चन निकाल रहे थे, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2.1 ओम है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, इस पे, यहाँ पे अल्फा पे क्वेश्चन आता है टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए करा रही हूँ। एंड रेजिस्टेंस है कितना, 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, सपोज मान लेते हैं ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, ये रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T1, ये रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T2। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से, टिंकू कीजिए इस क्वेश्चन को। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले वाला न्यूमेरिकल किया था। इसको कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, RT2 माइनस RT1 ओवर RT1, मतलब जो R0 की फॉर्म में हमने लिखा था वो, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका T2 माइनस T1। जल्दी से कीजिए, सारी वैल्यूज मैंने आपको गिवन की है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। रजिस्ट ये जो आपका अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है,
जल्दी निकालो न्यूमेरिकल। टिंकू आंसर निकाले, कितना आया? तमन्ना, अनु, प्रीति, स्नेहा, हेमलता। बेटा मैं नाम सबका नहीं लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सबसे नहीं चाहती कि न्यूमेरिकल निकाले। सारे सबको करना है क्वेश्चन। कर लोगे ना? इसका आंसर कितना आ रहा है, कोई बताएगा? अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू किसी की आई है 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। एनीवन? ये तो बता दो भाई, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो मैं करती हूँ। तन्नू कर रहे हो क्वेश्चन? अमन क्वेश्चन कर रहे हो? इसी पे करना है। आशीष, इशू, जितेन। ठीक है, आ गया है सबका। देखिए क्या करना है। RT2, RT2 कौन सा है? 2.7, ठीक है। 2.7 माइनस RT1, RT1 कितना है? 2.1 ओम। देखिए फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। RT1 रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 कितना है? 2.1, ठीक है 2.1 लिख दिया है। और क्या करना है? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 100। T1 कितना है? 27.5। दोनों को माइनस कर लीजिए, वो कितना आएगा? 72.5। सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, 7 मिनट है हमारे पास। 7 मिनट में हमें 4 न्यूमेरिकल करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है पोटेंशियोमीटर के ऊपर। एक पोटेंशियोमीटर है। अब देखिए जो भी हमने पोटेंशियोमीटर यूज किया था ना कंपेयर करने के लिए ईएमएफ, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, आई नो राइटिंग खराब है बट साथ साथ बोल भी रही हूँ। आपका डाउट क्या था? अच्छा क्या कहते हैं नेहा, अभी जो करा रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डाउट मैं अलग से करा दूंगी। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रही हूँ। इन ए पोटेंशियोमीटर, आपके केवीएल पे आ रही हूँ मैं। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, पहले ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, अभी केवीएल के न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। ए सेल ऑफ ईएमएफ, जिससे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन उठा रही हूँ। 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट समझ रहे हो ना, जहां पे आपको क्या मिले? नल डिफ्लेक्शन मिले। ए बैलेंस पॉइंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, समझ रहे हो? अब सेल को रिप्लेस कर दिया है, जैसे हमने किया था ना, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। तो पहले इसको कनेक्ट किया था, मतलब फर्स्ट सेल कनेक्टेड हो गई, फिर हमने क्या कर दिया? सेकंड को कनेक्ट कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो इफ द सेल इज replaced by another cell and the, अच्छा निकाल लिया आंसर। 3.5 है बेटा, ये नहीं सॉरी 35.0 है। 35.0 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। एंड बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू, बैलेंस पॉइंट भी अब शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल? व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल? आपने आंसर दिया है नेहा 12/2.25। हाँ ठीक है। क्या करोगे? सिंपली हमें पता है ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? ये आपके पास सिंपली आ जाएगा ε1 ओवर ε2 इज इक्वल टू L1/L2, ठीक है। ये दोनों लेंथ दे रखी है आपको। फर्स्ट बैलेंस पॉइंट दे रखा है आपके पास कितना है? 35। सेकंड बैलेंस पॉइंट दे रखा है कितना है? 65। समझ आ रहा है ना? अमन आपको समझ आ रहा है न्यूमेरिकल अब क्या कर रहे हैं हम? ये बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या है?
फर्स्ट था 35, मतलब वो L1 लेंथ पे जबकि आपकी जो जोकी है वो क्या दिखा रही है, गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन दिखा रही है, तो ये 35 है, ये आपके पास 63 है। ठीक है, आपको फर्स्ट सेल का ईएमएफ दे रखा है कितना है 1.25, तो इवन आपको दे दिया 1.25, आपको एप्सिलॉन 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 इंटू 1.25 और ये आपके पास आ गया 35। क्लियर है ना, कर लोगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कितना टाइम हो गया है 57, जल्दी से देखिए। ए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए स्टोरेज बैटरी, एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स है सारे। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही होगा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज, इसको किसी से चार्ज कर रहे हैं हम, किसी की हेल्प से। इज बीइंग, मैंने कुछ बताया था यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट इसके बारे में, चार्ज्ड बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, 120 वोल्ट के डीसी सप्लाई से हमने, हमारे पास एक बैटरी थी जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट था, उसको क्या किया है, चार्ज किया है। तो चार्जिंग के केस में ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम होता है या ज्यादा होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, अगर वो किसी को याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर, हम यहाँ पे सीरीज में एक रजिस्टर भी यूज कर रहे हैं, सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। आपको बताना है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितना है ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब हमें इसी बैटरी का बताना है, ठीक है, जो हमारे वाली है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द पर्पस, क्वेश्चन निकालिए। सेकंड आपको, फर्स्ट आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सेकंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टेंस। हाँ होता है, लेकिन रिंका बताइए, निकालिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टेंस, हम सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं, सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। देखिए कैसे होगा आपके पास, ये आपके पास एक 8 वोल्ट की बैटरी है, इसका ईएमएफ 8 वोल्ट है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए डीसी सोर्स जिसका वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट है, और ये आपके पास एक, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है कितना 0.5, और यहाँ पे आपने सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15.5 ओम। ये आपके पास सर्किट है। ठीक है, अब मुझे आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी, इसके क्या आएंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए पहले तो कितना आएगा, पहले तो मुझे ये बताइए करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखिए ईएमएफ कितना है, ईएमएफ है आपके पास 8 वोल्ट, ठीक है, इसको आप सोर्स, इसको चार्ज कर रहे हो इस डीसी सोर्स से जिसकी वोल्टेज कितनी है, ये है आपके पास 120 वोल्ट। अब ये बोल रहा है कि बैटरी को जब चार्ज किया है तो उस केस में जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा, इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो कितना होगा V माइनस ई, मतलब ये जो बैटरी थी आपकी चार्जिंग के टाइम पे, उस टाइम पे इसका जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो कितना होगा 120 माइनस, जितना ये 8 है वो माइनस कर दीजिए, वो कितना आ जाएगा 112 वोल्ट। ठीक है, ये तो आ गया इफेक्टिव ईएमएफ इन द सर्किट। ठीक है, अब देखिए करंट कितना आएगा, करंट होता है एप्सिलॉन ओवर आर प्लस आर, यही होता है, तो ये आ गया 112, ये आपके पास आर गिवन है, सीरीज में है 15.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो देखिए 15 और ये 16, ठीक है, और इसको जब डिवाइड करोगे 112 से तो ये आ जाएगा आपके पास 7 एम्पियर, तो करंट आ गया आपके पास। अब देखिए जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, इस ईएमएफ से। ठीक है, और कितना ज्यादा होगा, वो आपके पास होगा ईएमएफ प्लस, मैंने बताया था ना ई आई आर ई तो कम होगा और आई आर ही ज्यादा होगा,
तो आई आर कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू आपको पता है, ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट, और ये आई कितना आ गया आपके पास 7, और आर कितना है 0.5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो देख लेना वो आपको 8 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक क्वेश्चन था। एक आपके पास बस लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है, बस एक न्यूमेरिकल करना है। ये आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके पास 5 ओम का एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके पास एक और रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये है डी। ठीक है, यहाँ पे आपने एक रजिस्टर लगा रखा है 10 ओम का। ठीक है, और ये आपके पास बैटरी का आपने लगाई है एक एक सेल लगाया है जिसका कुछ ईएमएफ है कितना 10 वोल्ट। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट, तो मान लेते हैं यहाँ से आई करंट आया। ठीक है, अब जैसे ही ये आई करंट इस पे आएगा तो केसीएल लगाओगे, यहाँ से इस ब्रांच में जो करंट जाएगा सपोज वो जा रहा है I1। ठीक है, इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कितना होगा बेटा, I माइनस I1। क्लियर है ना, सॉरी I माइनस I1, ये क्लियर है। एडी ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना है I माइनस I1। जैसे ही ये करंट यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे आपके बीच, यहाँ पे भी इस आर्म के अलोंग भी एक रेजिस्टेंस है कितना 5 ओम। तो जैसे ही बी पे जाएगा तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं ये करंट कितना है I2। इसमें से जो करंट जाएगा, देखिए I1 करंट ही डिवाइड हो गया है, I1 का एक पोर्शन I2 में चला गया है, तो इस बीसी आर्म में जो करंट जाएगा वो कितना होगा, वो होगा I1 माइनस I2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए I माइनस I1 तो यहाँ से आ रहा है और एक I2 यहाँ से आ गया है, तो इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा I माइनस I1 प्लस I2। ये चीज क्लियर है ना। अब देखो करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है। अगर इसमें से देखिए आई अगर आउट हो रहा है तो आई ही क्या हो रहा होगा, इन हो रहा होगा। अब हम क्या लगाएंगे, ए बी डी ए बी डी ए एक लूप लेंगे, और जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वही हम हमारी डायरेक्शन लेंगे लूप की। तो फर्स्ट हमारे पास लूप आएगा ए बी डी ए। देखिए बहुत ध्यान से करिए, ए से बी के बीच में कुछ है, यस एक रेजिस्टेंस है। क्या हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, यस सेम है, तो क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आ जाएगा 10, और 10 के अक्रॉस करंट कितना I1। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ए से बी पे पहुंच गए हैं। देखिए जितना आपको कॉम्प्लिकेट ये लग रहा है वो बहुत इजी है। ठीक है, फिर हम आएंगे बी से किस पे, डी के ऊपर। बी से डी पे आ रहे हैं तो देखिए हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इन 5 ओम रेजिस्टेंस सेम है, तो ये आएगा +5, और इसके अक्रॉस करंट कितना है I2। ठीक है, फिर हम आएंगे डी से ए के ऊपर। ठीक है, डी से ए पे जाएंगे तो देखिए बेटा जो हमारी डायरेक्शन तो डी से ए की तरफ है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, ए टू डी है, तो ये हमारा रहेगा नेगेटिव। ठीक है, ऑपोजिट, तो ये आ जाएगा -5, और इसके अक्रॉस करंट कितना है, ये है I माइनस I1। इनको समझ आ रहा है, ये I1 नहीं है। और क्या कोई ईएमएफ हमें मिला, नहीं कोई ईएमएफ नहीं मिला, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ को हम क्या रख लेंगे, 0। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो देखो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2I1 प्लस I2 माइनस, ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, I प्लस I1। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2I1 और 1I1 कितना हो गया, 3I1। ठीक है, और प्लस कितना बचा I2, ये कितना हो गया 0। यहाँ तक समझ आया ना। आंसर भी निकाल दिया गया टिंकू तूने, कहां से छेप रहा है ये आंसर्स, इतनी जल्दी तो मुझसे नहीं हुआ, आपने कैसे निकाला। अब देखो हम कौन सी लूप लेंगे, अब हम लूप लेंगे, अगर आपने खुद से किया है तो बहुत अच्छी बात है, बी सी डी बी। ये मैंने क्या ले लिया, बी सी डी बी वाला लूप। अब हम लेंगे सेकेंड लूप बी सी डी बी। ठीक है, हमारी डायरेक्शन जो होगी वो बी सी डी बी ही होगी, अब कुछ ये वाली। ठीक है, ये भी कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारी। ठीक है, तो देखिए बी से सी पे आते हैं। बी से सी के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस हमारे पाथ में मिल रहा है कितना, 5 ओम, और उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वही हमारी डायरेक्शन है लूप की, तो ये रहेगा, इसके अक्रॉस करंट कितना है, I1 माइनस I2 है। अब देखिए सी से डी के बीच में भी हमें एक करंट रेजिस्टेंस मिल रहा है,
और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो ये करंट है, लेकिन देखिए हमारी डायरेक्शन तो सी से डी की तरफ है, ठीक है, लेकिन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव साइन। रेजिस्टेंस कितना है 10 और इसके अक्रॉस करंट कितना है I माइनस I1 प्लस I2, तो यही रखेंगे I माइनस I1 प्लस I2। क्लियर है ना बेटा? अब देखो हम कहां से कहां जा रहे हैं, B से C पे आए, C से D पे आए और वापस D से B पे जाना है। तो देखिए D से B पे जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन D टू B है और इसके बीच में हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 5 ओम का, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो हमारे लूप की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो ये भी माइनस रहेगा और ये कितना आएगा 5, और 5 के अक्रॉस करंट कितना है I2, और ये भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि हमें इस लूप में कोई भी ईएमएफ हमें नहीं मिला है, तो एल्जेब्रिक सम ईएमएफ का हम क्या रखेंगे 0। देखिए मैं इसको सोल्व नहीं करने जा रही हूँ, 5 सीधा ही यहाँ से कॉमन लेके 0 के इक्वल कर सकते हो, ये आपके पास I1 माइनस I2 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 3I1 माइनस 4I2, और ये आपके पास आएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए 3I1 माइनस I2 आना चाहिए, और ये कितना आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये एल्जेब्रिक सम कितना आएगा इसका ईएमएफ का 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को अगर सोल्व करेंगे, क्योंकि ये भी I1 है, ये भी I1 है, I2 है, I2 है, तो यहाँ पे अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो I1 की वैल्यू मिलेगी, देखिए ये I के इक्वल आएगा, इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में ये आ जाएगा 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ठीक है, और इसको भी सोल्व करोगे तो ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास I था, ठीक है, 10I, ये I भी है आपके पास कहीं पे और यहाँ पे भी I है, तो ये I के इक्वल आ जाएगा, और ये लास्ट में फाइनली आपके पास आ जाएगा 2I के इक्वल। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो आपके पास I1 आएगा 2I/5 और I2 आएगा आपके पास माइनस I/5। तो देखिए I1 और I2 तो मिले हैं, लेकिन ये किसकी टर्म्स में आए हैं, I की टर्म्स में, तो इसका मतलब हमें I और फाइंड आउट करना है। अगर हमें किसी तरीके से I मिल जाए तो I की वैल्यू पुट करके हम I1 भी निकाल सकते हैं और I2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें अभी एक थर्ड लूप लेना पड़ेगा, सबसे बड़े वाला लूप, वो कौन सा, ABC, ठीक है, ABC, और वापस से कौन से वाला, अगर इन पॉइंट्स को हम नाम दे दें, ये E है आपके पास और ये आपके पास F है, तो हम कौन सा लूप लेंगे, ABC, E से F और F से A, मतलब ये वाला लूप, ठीक है, बड़े वाला, और उसमें डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। तो देखिए A से B पे अगेन क्या है, एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 10 ओम का, उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, ठीक है। फिर हम आएंगे B से C पे, तो B से C पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, कितने ओम का, 5 ओम का, और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, ठीक है। फिर हम जाएंगे C से E के ऊपर, देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है C के E के बीच में, C से E से अगर आप F के बीच में जा रहे हो तो देखिए हमें पहले तो एक सेल मिल रहा है, ठीक है, सेल मिल रहा है, तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल हमारे सामने आ रहा है, और मैंने बताया था जब हम नेगेटिव टर्मिनल को फर्स्ट टाइम इंटरक्रॉस करें, सॉरी इंटर को ये करेंगे, इंटरफेस करेंगे या फेस करेंगे, तो हम जो ईएमएफ लेंगे सेल का वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इस टाइम पे एल्जेब्रिक सम 0 नहीं आएगा, कितना आएगा 10, ये चीज क्लियर है ना। अब देखिए इस ईएमएफ को हमने लिख लिया है 10, अब हम जाएंगे अगेन, एक रेजिस्टर मिल रहा है हमें यहाँ पे 10 ओम का, और जो हमारी डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है, तो ये 10 आ गया, 3I प्लस I2, कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला, 3I1 प्लस I2, ये यहाँ से चेक कर लीजिए आप कौन सा पूछ रहे हो, कौन से लूप का पूछ रहे हो हेमलता, मुझे समझ नहीं आया, लूप का नाम बताइए। ये 10 ओम है और 10 ओम में से करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके पास, I1 I फ्लो कर रहा है, ठीक है, याद रखिए इसमें से I ही करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आपके पास I आया, और ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, ठीक है। ABDA, ABDA, ABDA में 3I1 प्लस I2 आएगा, मैं इसको बता दूंगी आपको कैसे आएगा, एक बार इसको कंप्लीट करा लेती हूँ। यहाँ से देखिए आपके पास, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हो, तो ये आपके पास आ गया, हाँ 2I1, ठीक है, प्लस आएगा I1 माइनस I2, तो इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल में आपके पास आएगा 2I, यहाँ से ये 2I
प्लस इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3i1 माइनस i2। ठीक है, i1 और i2 की वैल्यू रख देंगे तो ये आपके पास आया 2i1 की वैल्यू कितनी है 2i/5 प्लस ये है आपके पास 3 और 3 में भी i1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2i/5 3i1 2i, ये 2i है बेटा, काफी कॉम्प्लिकेट हो गया है। इसको सोल्व कर ले आप, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू 2i प्लस 3i1 माइनस i2। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, i1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देनी है, i2 की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख देनी है। इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पे i1 रख दोगे। ठीक है, i1 में देखिए i है और i2 में भी क्या है i है, तो मतलब आपकी पूरी टर्म में क्या हो जाएगा सिर्फ i हो जाएगा। ठीक है, और वो आप क्या कर सकते हो, फिर आपके पास कॉमन i आ जाएगा 17i/5, यहाँ से आपके पास i की वैल्यू आ गई कितनी 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया 10/17 एम्पियर। ठीक है, इस i की वैल्यू i1 में रखोगे तो i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/10/17, और देखिए डिवाइड में 5 भी है तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 4/17 एम्पियर। इसी तरीके से i2 की वैल्यू निकाल लोगे, वो आपके पास आएगी -2/17 एम्पियर। ठीक है, i आपके पास आ गया, i1 आपके पास आ गया, i2 आपके पास आ गया। अब जो हर ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आप निकाल सकते हो। बेटा कॉमन करंट I जो है रिंग का, वो जो आपका ईएमएफ है ना, सेल के ईएमएफ में जो है उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। ठीक है, यहाँ पे देखिए E से F के बीच में और F से A के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका कौन सा है, I फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से आपके पास I1 और I की वैल्यू आ गई, I1 और I की वैल्यूज को यूज करके आप क्या कर सकते हो डिफरेंट, जैसे AB ब्रांच में क्या फ्लो कर रहा है I1, तो AB में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपकी I1 की वैल्यू आई। BC में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, तो आपको निकालना पड़ेगा I1 और I2 दोनों की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो वो आपका इसमें आ जाएगा। देन इसी तरीके से हर ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका आ जाएगा। हेमलता आपका क्लियर हो गया वो कैसे आया? ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। यहाँ पे आपकी यूनिट खत्म होती है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ